हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 राजा और उनके राज्य का अभ्यास का प्रश्न उत्तर। आज के इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट साथियों एक बार क्लास को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, आज का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग का एनसीईआरटी क्लास 7 का हिस्ट्री में कौन कौन सा प्रश्न उत्तर है अभ्यास का। तो इसमें साथियों पहला प्रश्न उत्तर हम लोग का आता है, बोलता है मिलान करने वाला आता है। क्या आता है? मिलान करने वाला। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मिलान करने वाला क्या क्या होगा। तो साथियों पहला है गुर्जर प्रतिहार। क्या है? गुर्जर प्रतिहार। तो देखिए साथियों, गुर्जर प्रतिहार का मिलान आप लोग कीजिएगा गुजरात और राजस्थान से। किससे कीजिएगा? गुजरात और राजस्थान से कीजिएगा। दूसरा आता है राष्ट्रकूट आता है। क्या आता है? राष्ट्रकूट। साथियों राष्ट्रकूट का मिलान आप लोग किससे कीजिएगा? पश्चिम ढक्कन से कीजिएगा। किससे? पश्चिमी ढक्कन से राजकूट का मिलान कीजिएगा। तीसरा आता है साथियों पाल। क्या आता है? पाल। पाल का मिलान आप लोग कीजिएगा बंगाल से। कहाँ था पाल? कहाँ था पाल? साथियों था बंगाल में। चौथा और आखिरी आता है इसमें क्या? चोल आता है। चोल का मिलान आप लोग तमिलनाडु से कीजिएगा। किससे कीजिएगा? तमिलनाडु से कीजिएगा। साथियों आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बता देना चाहता हूं कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है साथियों, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ले लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट साथियों। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग क्या बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग का 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2 नंबर में आते हैं। देखिए साथियों 2 नंबर में क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 हम लोगों का है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से थे। साथियों ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसमें कौन कौन सा पक्ष लगा हुआ था, इसके बारे में बताना है हम लोगों को। आंसर में है साथियों कि त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंश शामिल थे। पहला राजवंश था गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राजवंश था पाल और तीसरा राजवंश था राष्ट्रकूट। यही 3 राजवंश जो थे साथियों, वही क्या थे? वही राजवंश में शामिल थे त्रिपक्षीय संघर्ष का। चलिए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोगों का आगे का प्रश्न क्या है। साथियों देखिए हम लोग का आगे का प्रश्न कहता है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या था। साथियों चोल जो साम्राज्य था उसमें सभा होती थी। क्या होती थी? सभा, यानी कि मेला वगैरह जैसे आज लगता है ना, ठीक उसी प्रकार उस समय में मेला लगता था। यानी कि उसका सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें थी। तो देखिए साथियों आपको आंसर में किस प्रकार लिखना है। चोल साम्राज्य में सभा की समिति का सदस्य बनने की शर्तें। पहला शर्त क्या था कि व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? भूमि होनी चाहिए। पहला शर्त था साथियों कि व्यक्ति के पास भूमि होनी चाहिए। दूसरा शर्त क्या था कि 35 से 70 के बीच में उस व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। और तीसरा शर्त क्या था? उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। 4 वेद जो होते हैं हम लोगों का, उनका वो ज्ञान रखना चाहिए। और साथियों चौथा क्या है? वो ईमानदार और शिक्षित हो। वो ईमानदार और क्या हो? शिक्षित हो, यानी कि वो पढ़े लिखे हो व्यक्ति हो। आखिरी इसमें 5वां है साथियों, उस पर कोई अपराध का आरोप ना लगा हो। कहने का मतलब कि वह चोरी डकैती या फिर किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन, उसमें जो कानून था उसका उल्लंघन ना किया हो, उसके ऊपर अपराध का आरोप न लगा हो। तो यही 5 पॉइंट है साथियों जो कि क्या है, चोल साम्राज्य में सभा सदस्य का के लिए आवश्यक समिति है, यानी कि आवश्यक शर्त हो गया। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा मैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ टेलीग्राम में डाल दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है साथियों टेलीग्राम को, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोगों का है इसी में कि 4 नंबर, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे। साथियों चाहमान जो थे उनके आने यानी कि उनके आसपास जो प्रमुख 2 नगर थे उनका क्या नाम था।
तो देखिए साथियों, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर थे, दिल्ली और दूसरा था अजमेर। पहला क्या था? पहला साथियों दिल्ली था और दूसरा क्या था? दूसरा अजमेर था। यही दो नगर थे चाहमानों के आने के प्रमुख दो नगर। तो आपको आंसर में ठीक इसी प्रकार लिखना है साथियों। प्रश्न थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन इसका आंसर क्या है साथियों? बहुत ही छोटा छोटा है। आप लोग इतिहास को देखते ही क्या बोलते हो, मेरे से ये प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन घबराए नहीं साथियों। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा तो आपको हिस्ट्री हो गया, मैं हिंदी में बताता हूँ, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, या राजनीतिक शास्त्र हो गया, या अर्थशास्त्र हो गया साथियों, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हम लोग के टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं साथियों कमेंट कि हमको इस सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, इस सब्जेक्ट में हमको खेद हो रहा है, यानी कि इस सब्जेक्ट समझने में हमको दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए साथियों ये चैनल को आप लोग अवश्य से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या मिलेगा? आपको क्लास 6 से लेकर साथियों, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की बिल्कुल पढ़ाई क्या कराई जाएगी? बिल्कुल पढ़ाई साथियों मुफ्त कराई जाएगी। ये पढ़ाई क्या होगी? बिल्कुल फ्री होगी। और आपको पीडीएफ भी साथियों यहाँ पे क्या दिया जाएगा? पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इसलिए हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। चलिए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग का 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 है साथियों, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? साथियों राष्ट्रकूट का जो शासन था आखिर वो शक्तिशाली कैसे बने? तो आइए साथियों देखते हैं हम लोग। तो देखिए साथियों, राष्ट्रकूट जो थे वो शक्तिशाली कैसे बने? तो राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हराकर सत्ता प्राप्त की। साथियों राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने चालुक्य वंश को हराकर क्या किया? सत्ता प्राप्त किया। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या था कि उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। क्या था साथियों कि उसके आसपास जितने प्रकार के राजा महाराजा थे उन्होंने क्या किया? सभी को हराकर विजय प्राप्त की। तीसरा पॉइंट है, अच्छे प्रशासन और सैन्य शक्ति के कारण वे मजबूत बने रहे। साथियों अच्छा राजा तभी कहलाता है जब उसके पास जनता का सपोर्ट होता है और वो एक आत्मविश्वासी राजा होता है। ठीक उसी प्रकार क्या था? वो अच्छा राजा था और जनता का पूरा पूरा उसके पास क्या था साथियों? सपोर्ट था, जिसके कारण वो राजा कैसा बना रहा? वो राजा बड़ा ही बहुत मजबूत बना रहा। तो यही साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बना। तो आप लोग ये 3 पॉइंट साथियों लिख दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत हो रही होगी, कोई बात समझने में, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? नए राजवंशों ने स्वीकृति पाने के लिए क्या किया? साथियों जो नए राजवंश थे, यानी कि मान के रखिए कि एक राज्य हो गया, जैसे कि चोल साम्राज्य हो गया, ठीक है साथियों, चोल साम्राज्य हो गया। अगर कोई दूसरा राजा आया, मान के रखिए कि वहां से चोल आया, मान के रखिए कि वहां से चालुक्य आया, चालुक्य राजवंश आया, तो उसे जो है स्वीकृति पाने के लिए क्या क्या किया गया था? यानी कि अगर वो चाहेगा कि चोल साम्राज्य पर अगर हम राज करेंगे तो उसको क्या क्या आवश्यक चीजें चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए साथियों सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि ब्राह्मणों को क्या करना होगा? भूमि दान दिया। ब्राह्मण जो थे उस समय उनको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण थे यानी कि ब्राह्मण थे, उनको भूमि दान दिया और यज्ञ और धार्मिक कार्य करवाना पड़ता है उस समय साथियों की, यज्ञ कराना पड़ता है। अगर कोई भी आप लोग शुभ कार्य कीजिएगा तो क्या करते हैं हम लोग? पूजा पाठ करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार उस समय क्या था? उस समय यज्ञ और धार्मिक कार्य कराए जाते थे। अपने अपने आप को क्षत्रिय वंश का बताना, यानी कि अपने आप को बोलना पड़ता है कि हम लोग क्षत्रिय हैं और ये चीज साबित करना पड़ता है। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है, ये बात आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। तो यही 3 पॉइंट जो था, जो कि क्या चीज से संबंधित था? नए राजवंश अगर चाहिए हमको राजा बनना है तो ये 3 चीज साथियों होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए प्रश्न संख्या साथियों हम लोग 7 देख लेते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है? तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विस्तार हुआ? साथियों तमिल जो क्षेत्र थे उसमें किस तरह आखिर
सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तो आपको आंसर में किस प्रकार लिखना है साथियों, लिखना है तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास, यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा पहला पॉइंट देखिए, तालाब और नहर बनाई गई। दूसरा लिखिएगा वर्षा जल को संग्रहण करके खेती में उपयोग किया गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा इससे कृषि उत्पादन बढ़ा। देखिए साथियों, पहला पॉइंट जो था क्या था कि तालाब और नहर बनाए गए। क्या किया गया था, बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, टैंक और तालाब बनाया गया था, जिससे क्या हुआ कि सिंचाई में फसल क्या हुआ, समय समय पर उसको पानी वगैरह मिलते रहा। दूसरा पॉइंट है साथियों, वर्षा जल को संग्रह करके खेती में उपयोग करना। दूसरा में क्या कहता था साथियों कि बारिश का जो पानी होता है ना, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको क्या किया गया था, उसको साथियों सिंचाई में उसका प्रयोग किया गया था। तीसरा यहाँ पे कहता है साथियों, इससे क्या हुआ, इससे भूमि का जो उत्पादन की जो क्षमता होती है साथियों, यानी कि उपजाऊ भूमि, इससे ज्यादा फसल का क्या हुआ, पैदावार बढ़ने लगा। तो यही साथियों कितना नंबर का आंसर है, यही 7 नंबर का हम लोग का आंसर हुआ। इस प्रकार आप लोग, बहुत ही छोटा छोटा है साथियों, अगर आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा साथियों। अगर आप लोग रटिएगा तो आपको क्या होगा, दिक्कत होने लगेगा। आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझ लीजिएगा तो आपको क्या होगा, आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो आप लोग अच्छे से लिख पाइएगा। चलिए साथियों, हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। 8 कहता है, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। साथियों, चोल काल में जो मंदिर थी, आखिर उन मंदिर में कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो देखिए साथियों, आंसर में आपको लिखना है चोल मंदिरों के साथ जुड़ी गतिविधियां। इस प्रकार पॉइंट थोड़ा सा लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेगा, पहला इसमें पॉइंट हो जाएगा साथियों, धार्मिक पूजा था। दूसरा था, उसके बाद क्या था साथियों, धार्मिक पूजा तो था ही। दूसरा पॉइंट हम लोग का है शिक्षा और संस्कृति का वहाँ कार्यक्रम चोल मंदिरों में गतिविधियों के रूप में कराई जाती थी। और तीसरा है साथियों नृत्य और संगीत, यानी कि वहाँ पे डांस वगैरह संगीत सब गाया जाता था गायकों के द्वारा। पांचवा पॉइंट, पांचवा क्या तीसरा, सॉरी साथियों, चौथा पॉइंट हो जाएगा इसमें, मंदिर आर्थिक और सामाजिक केंद्र भी थे। वहां पे क्या था साथियों, मंदिर एक ऐसे जगह पे था जहाँ पे सभी लोग आकर के पूजा पाठ कर सकते थे। आर्थिक केंद्र भी था और सामाजिक केंद्रों के बीचों बीच ये मंदिर था। तो साथियों, यही जो 4 पॉइंट है आपको इसी प्रकार का लिख देना है कि चोल मंदिरों के साथ साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। चलिए साथियों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। देखिए साथियों, अगर आप लोगों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 पूरा इसकी एनसीईआरटी की पढ़ाई बिल्कुल हिंदी मीडियम में कराई जाएगी, वो भी नोट्स के साथ। 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, मानचित्र 1 को देखें, 1 को दोहराएं और देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उनमें कोई पुरानी राजशाही राजाओं के राज थी या नहीं। देखिए साथियों, मानचित्र 1 को बोलता है देखने के लिए और उसमें बोलता है क्या कि इस बात को दोहराएं या ढूंढें कि क्या कोई वहां पे राजाओं के राज थे या नहीं, थे या नहीं थे। तो देखिए साथियों, आंसर में लिखना हाँ, वहां पे राजाओं के राज थे। लिखना है भारत के लगभग हर क्षेत्र में पहले राजशाही रही है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो यहाँ पाल वंश और बाद में अन्य राजाओं का शासन था, इसलिए आपके क्षेत्र में भी प्राचीन राजशाही मौजूद थी। साथियों देखिए, अगर कोई व्यक्ति बिहार से आते हैं तो यहाँ पे किसका शासन था, तो साथियों बिहार में हम लोग का पाल वंश का शासन था और उसके बाद अन्य राजाओं का शासन हुआ। तो देखिए, पहले के मानचित्र से क्या कहता था कि पहले के मानचित्र को देखना है और अभी के मानचित्र से तुलना करना है, क्या उसमें राजाओं के राज हैं या नहीं। तो हाँ साथियों, राजाओं के राज हैं। अगर आप लोग बिहार राज्य से हैं तो वहां पे साथियों आपको पाल वंश दिखेगा और उसके बाद क्या, अन्य राजाओं का शासन दिखेगा। इससे क्या होता पता चलता है कि प्राचीन राजाएं यहाँ मौजूद थी।
इस प्रकार का आंसर हम लोग का हो गया साथियों। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होगी साथियों तो आप लोग जरूर बताइएगा। आगे का हम लोग का प्रश्न है साथियों, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनमें उत्तर मेरू के चुनाव किस किस तरह से अलग हैं। साथियों आज क्या होता है कि आज हम लोग पंचायती चुनाव करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग के भी गांव में पंचायत होगा, तो पंचायत का चुनाव आप लोग वोटिंग के माध्यम से करते होंगे। तो इसमें कहता है कि उत्तर मेरू के चुनाव से आखिर किस प्रकार वो अलग थे। तो देखिए साथियों, आपको आंसर में लिखना है आज के पंचायत चुनाव और उत्तर मेरू का जो चुनाव था उसमें अंतर। अंतर लिखने के बाद साथियों ये आपको क्या करना है, ये आपको तालिका बनाना है। क्या बनाना है? तालिका। क्योंकि जब भी हम लोग दो चीजों को अगर दर्शाते हैं, मान के रखिए राजस्थान और हम लोग जयपुर को दर्शाएं, उनके विभिन्न प्रकार के कौन कौन से क्षेत्र जो है प्रसिद्ध, तो क्या करते हैं, एक तरफ राजस्थान लिखते हैं और दूसरे तरफ क्या लिखते हैं, जयपुर लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें बोलता है क्या कि इसमें साथियों बोल रहा है कि पंचायती चुनाव और उत्तर मेरू चुनाव में क्या अंतर है ये बताना है। तो आपको देखिए साथियों क्या करना है, पहले लिखना है इसका आधार लिखना है, उसके बाद लिखना है आज के पंचायत चुनाव, उसके बाद उत्तर मेरू के चुनाव लिखना है। पंचायत चुनाव में क्या होता है साथियों, लिखना है चुनाव प्रक्रिया या प्रणाली। पहले क्या था, वोट देकर पंचायत को चुनते थे, यानी कि मतदान दे करके। और साथियों उत्तर मेरू का चुनाव किस प्रकार होता था, चिट निकाल कर। क्या करते थे हम लोग, आप लोग एक खेल देखे हैं कि एक बड़ा सा कांच का क्या करते हैं, बॉटल ले लेते या फिर कुछ गमला टाइप का ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, रंग बिरंगा चिट्ठी टाइप का लिख देते हैं और बहुत सारे आदमी का नाम लिख देते हैं और एक एक चिट्ठी करके उठाया जाता है। तो देखते आखिर कौन कौन व्यक्ति कौन कौन चिट्ठी को उठाता है। और दो प्रतिनिधि होते हैं, किसी का नाम राहुल लिखा रहता है और किसी का नाम विजय लिखा रहता है। तो देखते कि कौन आदमी राहुल वाला चिट्ठी ज्यादा उठाया और कौन आदमी विजय वाला चिट्ठी ज्यादा उठाया। ठीक उसी प्रकार जो उत्तर मेरू जो चुनाव होता था उसी प्रकार का होता था। दूसरा है साथियों इसमें भागीदारी कौन था, जमीन ज्ञान आदि परस्पर पारदर्शिता। इसमें सभी वयस्क नागरिक क्या करते थे, वोट डालने का अधिकार था उसमें। इसमें सभी नागरिक वोट देने का अधिकार था। लेकिन उत्तर मेरू का जब चुनाव होता था इसमें केवल योग्य व्यक्ति ही शामिल होते थे। जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते थे वही व्यक्ति क्या करते थे कि उत्तर मेरू का जो चुनाव होता था उसमें जो चिट्ठी निकालने की जो प्रक्रिया होती थी वही आदमी इसमें क्या करते थे, भाग लेते थे, दूसरे आदमी नहीं भाग लेते थे। तीसरा पॉइंट साथियों है कि इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसमें साथियों कि आधुनिक और गुप्त मतदान। क्या होता था इसमें कि आधुनिक और गुप्त मतदान किया जाता था। लेकिन उत्तर मेरू का जब चुनाव होता था तो इसमें साथियों सार्वजनिक प्रक्रिया होता था। और इसमें आखिरी पॉइंट क्या है, नियम क्या होता था, संविधान के अनुसार। इसमें साथियों संविधान का जो नियम होता था कि वोटिंग किस प्रकार किया जाएगा पंचायती चुनाव का, उस प्रकार नियम के अनुसार किया जाता था। लेकिन साथियों उत्तर मेरू का जब चुनाव होता था तो उसमें चोल काल के नियम माने जाते थे। किसका नियम माने जाते थे उस समय, क्योंकि चोल काल का नियम चलता था तो उस समय इनका जब चुनाव होता था तो चोल काल के नियम माने जाते थे। और इसमें साथियों संविधान के अनुसार क्या होता था, नियम होते थे। चलिए हम लोग इसका अब देखते थोड़ा सा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे कि मुख्यतः अंतर है कि आज वोटिंग होता है जबकि उस समय क्या होती थी, उसमें साथियों चिट प्रणाली की व्यवस्था होती थी। आज हम लोग वोटिंग के माध्यम से क्या करते हैं कि अपना प्रतिनिधि को चुन लेते थे। लेकिन उस समय क्या होता था कि एक बॉल में 10 गो आदमी का रहा, चुनाव में अगर कितना आदमी, 2 आदमी खड़ा रहा तो 10 चिट्ठी डालते थे। उसमें क्या करते थे कि 10 में से क्या करते थे, 10 गो उसका नाम 10 गो उसका नाम लिख देते थे। जो व्यक्ति की ज्यादा चिट होती थी नाम की संख्या उसको हम लोग चुन लेते थे। और आज कैसा होता है, आज साथियों वोट के माध्यम से चुनाव होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा था कि अंतर बताना है कि आखिर पंचायती चुनाव और उत्तर मेरू चुनाव में क्या अंतर होता है। तो साथियों हम लोगों ने अंतर बहुत अच्छे तरीका से देख लिया।
चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। मात्र 2 प्रश्न बचा है साथियों, तो कंप्लीट कर ले। प्रश्न संख्या साथियों 11 क्या कहता है, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों में अपने आसपास के किसी मौजूद मंदिर की तुलना करें और समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएं। साथियों कहता है क्या कि आज के मंदिर की तुलना हम लोग उस जमाने के जो मंदिर थे उसकी तुलना करते हैं, क्या कोई अंतर है, यस या नो बताना है। तो आपको आंसर किस प्रकार लिखना है, लिखना है आंसर साथियों की प्राचीन मंदिर और आज के मंदिरों में समानताएं और अंतर, इस प्रकार लिख देना है। समानताएं में क्या लिखना है साथियों, देखिए समानताओं में लिखना है, पहला समानताएं, दोनों में पूजा पाठ होता था। दोनों मंदिरों में क्या होता था, पूजा पाठ होता था, आज के मंदिर में भी और पुराने जमाने यानी प्राचीन काल के मंदिर में भी। धार्मिक स्थल थे, आज का भी मंदिर धार्मिक स्थल है और प्राचीन काल के मंदिर भी क्या है, धार्मिक स्थल है। लोग आस्था में आते हैं, आज क्या होता था, आज भी लोग आस्था से आते हैं और प्राचीन काल के मंदिर जो थे उसमें भी लोग क्या करते थे, आस्था से आते थे। तो यही साथियों 3 पॉइंट लिखना है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, आज के मंदिर और प्राचीन काल के मंदिर में कौन सा अंतर है। पहला अंतर है साथियों कि पहले मंदिर शिक्षा और प्रशासन के केंद्र भी थे, आज मंदिर मुख्यतः पूजा तक सीमित है। पहले मंदिर आर्थिक गतिविधियों के केंद्रक थे। कहने का अर्थ हुआ साथियों कि पहले जो मंदिर थे वो शिक्षा और प्रशासन के केंद्र थे, यानी कि पहले के जो मंदिर थे उसमें सभी को क्या, पूजा पाठ के अलावा ज्ञान की भी बातें कराई जाती थी। परंतु आज अगर आप लोग मंदिर में जाइएगा, क्या कोई व्यक्ति आपको ज्ञान देता हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या कोई व्यक्ति आपको बैठ के पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। आज क्या होगा, आज सिर्फ पूजा तक ही बात कराई जाएगी। पंडित जी से जाइएगा, मिलिएगा, क्या करेगा, आपको पूजा पाठ करा देगा। ऐसा कभी नहीं होगा वहां पे कि कोई अन्य व्यक्ति भी होंगे जो आपको क्या करेंगे, बैठ करके पढ़ाएंगे कि देखिए समाज कैसा है, या फिर आपको पुस्तक ज्ञान देंगे या फिर आपको सामाजिक ज्ञान देंगे। कोई कोई व्यक्ति तो दे भी देगा सामाजिक ज्ञान, लेकिन व्यक्ति देगा, लेकिन सब व्यक्ति को वो ज्ञान नहीं दिया जाएगा। आइए साथियों आप लोग समझ गए ये सब प्रश्न का आंसर। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न साथियों, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न में क्या है कि आज के मंदिर में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या यह नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम के सेवा के रूप में है। साथियों बताना है कि आज जो धनराशि आप लोग मंदिर में दान पेटी तो देखे ही होंगे ना, तो उस दान पेटी के बारे में बताया जा रहा है कि क्या बता सकते हैं कि वो दान पेटी में नगद के रूप में ली जाती है, यानी कि आपको बोला जाता है कि इसमें पैसा डालिए ही डालिए, डालना आवश्यक है, या फिर पैसों के बदले कोई वस्तु आप लोग देते हैं, या फिर वस्तु न दे करके मंदिर की क्या करते, सेवा करते। यहाँ साथियों क्या 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो आइए हम लोग सभी पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए साथियों आंसर में हम लोगों का क्या है कि आज के समय में कर कैसे वसूले जाते हैं, कर के बारे में हम लोग यानी कि टैक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, आज के समय में कर मुख्यतः नगद के रूप में लिए जाते हैं, यानी कि नगद के रूप में लिए जाते हैं। जैसे कोई मंदिर आप लोग बनाइएगा, छोड़िए सब बात, अगर समाज में कोई मंदिर है साथियों, मंदिर में बहुत भीड़ है, तो क्या करेगा, आपको 200 रुपया या फिर 100 रुपया ले करके आपको क्या करेगा, बोलेगा VIP टिकट दे करके आपको पूजा करवाया जाएगा। इस प्रकार का प्रथा होता है, बहुत जगह होता है। तो ये क्या हुआ, ये आपसे मनी टैक्स लिया कि नहीं लिया, लिया साथियों। दूसरा पॉइंट है इसमें, जैसे GST हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान भी हो सकता है। जैसे साथियों देखिए आप लोग रोड पे चलते हैं, ठीक है, तो उसका भी क्या लगता है, उसका भी हम लोग GST देते हैं। फिर क्या करते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े शहर में जाइएगा तो क्या होगा कि ऑनलाइन ही बुकिंग हो जाएगा मंदिर में,
कि हाँ 5 बजे मैं आऊँगा, आप लोग यहीं से फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए और जितना पैसा 5,000 6,000 लेना है तो क्या करते हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से पे कर देते हैं। ये क्या हो गया, डिजिटल भुगतान हो गया ये। तो इसी प्रकार क्या क्या हुआ साथियों, कर का वसूलना हुआ। आगे इसमें है साथियों क्या, थोड़ा सा दिया हुआ है कि पहले की तरह अब कर वस्तु या श्रम के रूप में बहुत कम लिया जाता है। पहले क्या होता था साथियों कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग सेवा कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, एक वस्तु को ले सकते हैं। जैसे कि मान के रखिए कि कोई, आप क्या कर सकते हैं, वस्तु विनिमय कर सकते हैं, यानी कि कोई वस्तु दे सकते हैं, मंदिरों में दान कर सकते हैं कपड़ा के रूप में। या क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा वगैरह नहीं है तो मंदिर को धो धा करके जो पूजा पाठ किया जाता है, यानी कि अपना श्रम लगा करके ये कार्य कर सकते हैं। यही क्या होता है साथियों, यही आज के मंदिर और पुराने मंदिरों में क्या होता है, अंतर होता है। तो साथियों हम लोग अपने आज का जितना क्लास का चैप्टर का जितना अभ्यास का प्रश्न था हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। हम लोग का साथियों जो नेक्स्ट क्लास होगा ना वो चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर नंबर 3 का साथियों क्या नाम है, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में जो जो घटनाएं हुई इसके बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले साथियों इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसके बारे में रीड करेंगे, फिर उसके बाद इसका एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव पहले क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका कंप्लीट करेंगे। उसके बाद साथियों क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है साथियों, इसलिए आप लोग, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए साथियों हम लोग मिलते हैं अपने तीसरे क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।